नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती है। इस कहावत को चरितार्थ किया है प्रतिभा वर्मा ने। जी हाँ, यूपीएससी 2019 का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ और इस रिजल्ट में टॉप किया है बालिकाओं के वर्ग में प्रतिभा वर्मा ने। और आज हम उनके घर पर मौजूद हैं, उनके पेरेंट्स हमारे साथ हैं। प्रतिभा इस वक्त दिल्ली में हैं। तो प्रतिभा का ऑडियो संदेश एवं उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हम आपको इस वीडियो के अंत में सुनवाएंगे। तो हम उनसे जानेंगे कि टॉप करने वाली बिटिया की कहानी कैसी है, क्योंकि परिवार ही वो पहला अंग होता है जिससे सबसे ज़्यादा जुड़े होते हैं लोग। तो उनके पिताजी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? प्रतिभा का यह परिणाम सुन करके मुझको काफ़ी हर्ष हुआ और जैसी कि मेरी तमन्ना थी और मेरी बेटी की भी यही इच्छा थी कि मैं आईएएस बनूं। उसके आईएएस बनने पर, उसका रिजल्ट घोषित होने पर और यूपीएससी में तीसरा स्थान पाने पर मुझको बहुत ही प्रसन्नता हुई। तो कैसी स्कूलिंग रही उनकी शुरुआत से, क्या जानकारी है, कुछ आप बताएंगे? कक्षा 1 से 5 तक लिटिल फ्लावर्स पब्लिक स्कूल सुल्तानपुर में उसने अध्ययन किया। इसके पश्चात मैंने 6 में उसका एडमिशन रामराज इंटर कॉलेज सुल्तानपुर में करा दिया। इसके पश्चात हाई स्कूल में उसने टॉप किया। यूपी बोर्ड को टॉप करने के पश्चात मैं उसको इंटर की शिक्षा केएनआईसी में कराया। केएनआईसी में भी उसने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया सीबीएसई बोर्ड से, और उसी के साथ साथ उसने आईआईटी की अहम परीक्षा को भी उत्तीर्ण करके आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया। बीटेक करने के पश्चात उसका कैंपस सिलेक्शन वोडाफोन में हुआ। मैनेजर पद पर 1 साल करीब सर्विस करने के पश्चात मैंने फिर उसको प्रेरणा दी कि तुमको प्राइवेट कंपनी में काम नहीं करना है, और यह मेरी पहले से ही इच्छा थी कि उसको मैं आईएएस बनाऊंगा। और मेरी प्रेरणा को सुन करके उसने वहाँ से रिजाइन करके आया और फिर दिल्ली जा कर के कोचिंग ज्वाइन करके यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करना शुरू किया। प्रथम प्रयास में ही उसने बहुत अच्छा परिणाम लाया। उसकी रैंक 489 रही और उसे आईआरएस इनकम टैक्स कमिश्नर पद पर चयन हुआ, जिसको ज्वाइन करके उसने लीव लेकर के फिर से 1 साल की तैयारी करने के लिए मुझसे कहा। मैंने भी उसको अनुमति दे दी, 1 साल और दिया उसको। और इस परीक्षा में 2019 की परीक्षा में उसने टॉप करते हुए ऑल इंडिया तीसरी पोजीशन लाया। ऑल इंडिया में तीसरी पोजीशन लाया। महिलाओं के वर्ग में सबसे अच्छा स्कोर किया और महिलाओं के वर्ग में टॉप रही। आमतौर पर देखा जाता है कि गांव देहात में ये प्रचलन है कि बालकों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, छात्रों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, और लड़कियों को ये कहकर कि जो है आगे नहीं बढ़ावा दिया जाता कि आगे क्या होगा, शादी ब्याह होगा और ज़्यादा कुछ उनको, मतलब ऐसी मानसिकता लोगों की बनी हुई है। आपको क्या लगता है कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि हमको जो है उच्च शिक्षा दिलानी है और उसका जो सपना है उसको पूर्ण कराना है? मेरी निगाह में बालक बालिकाएँ सब समान होती हैं और मैंने मेरे 4 बच्चे हैं, सबको समान अवसर दिया है और सबको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया है। किसी भी प्रकार की कोई कमी किसी को नहीं आने दिया है। मैं जितना प्यार बच्चों को करता हूँ उतना ही प्यार अपने बच्चियों को करता हूँ, अपनी लड़कियों को करता हूँ। उसमें कोई भेदभाव नहीं करता। यह मेरी धारणा ही है। चाहे मैं विद्यालय में रहता हूँ, अपने स्टाफ में, वहाँ भी इसी तरह से शिक्षा देता हूँ। बालक बालिकाओं को सबको समान रूप से अवसर देता हूँ आगे बढ़ने का। जैसा कि प्रतिभा ने बालिकाओं के वर्ग में पूरे भारत में टॉप किया है, तो आप जो है एक पिता होने के नाते आखिर बच्चियों के पिता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जिससे वो बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा दे सकें? मेरा सभी गार्जियन और माता पिता से यह आग्रह है कि अपने बेटी और बेटियों को सबको समान रूप से अवसर प्रदान करें, आगे बढ़ने का पूरी तरह से उनको प्रेरणा देते रहें, सहयोग देते रहें और उनको किसी प्रकार की कमी ना आने दें। हमेशा उनको प्रेरित करते रहें आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही इच्छा है और इसी प्रेरणा से सभी माता पिता, अभिभावक वर्ग,
अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। ये माता जी हमारे साथ हैं क्योंकि बेटियां जो होती हैं वो माँ के ज़्यादा करीब होती हैं, उनकी सफलता में सबसे ज़्यादा योगदान माँ का होता है। तो मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैम आपको, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका इस अवसर पर क्या कहना है। मेरा इस पर यही कहना है कि मैं सब माताओं से ये अनुरोध करूँगी कि वो कभी भी अपने बच्चे में भेदभाव ना करें, चाहे वो आप बेटा हो या बेटी हो जी। उनके साथ एक समान व्यवहार करें और हमेशा अपनी बच्चियों से दोस्ताना व्यवहार करें। एक माँ को ऐसा होना चाहिए कि जैसे एक सहेली होती है उसकी हर बात को जाने। हम अपने हर बच्चे को हर गतिविधि पर ध्यान रखती थी, चाहे वो बच्चा बाहर रहता चाहे यहाँ रहता था, हमेशा दोस्तों की तरह पेश आती थी, उनकी हर बात को जानने का प्रयास करती थी कि इनको कहाँ पर क्या तकलीफ़ है, क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। कभी कभार बच्चे क्या होते हैं दबाव में डरते हैं, वो अपने पेरेंट्स से अपनी बात नहीं खुलकर बता पाते। अगर हमें आगे बढ़ाना है तो उनसे एकदम दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए। हर माँ को ये चाहिए कि कभी भी ये ना उम्मीद करे कि मुझे रोटी बना के दे, मुझे चाय बनाए, ये झाड़ू लगाए। मैंने अपने बच्चों से कभी ये नहीं लिया। कभी मैंने आज तक इतने बड़े बच्चे हो गए, कभी मैंने सोचा ही नहीं कि ये बच्ची मुझे कभी रोटी बना के खिलाए। पहले मेरा पहला उद्देश्य था, पहला लक्ष्य था कि पहले इनको हमें पढ़ाना है, पहले इनके पूरा एजुकेशन पर ध्यान दें, उसके बाद जो कुछ होगा सो होगा। लेकिन कलेक्टर बनने का सपना मैंने बचपन से अपने दिमाग में, जब मैं छोटी थी तो मैं ऐसे गांव से बिलोंग करती थी कि वहाँ पर शिक्षा का कोई महत्व नहीं था, कोई हमारे ज़माने में अपनी बेटी को पढ़ाता नहीं था। तो मेरे पिताजी पढ़े लिखे थे, पोस्ट मास्टर थे, तो वो जो है पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते थे। तो मेरी दादी कहती थी कि अपने बेटिया का तो फलानवा पढ़ाई के कलेक्टर बनाओगे। तो वो कलेक्टर शब्द मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि कलेक्टर है क्या चीज़, इसका मतलब कोई बहुत बड़ा चीज़ है, तभी लोग इसका उदाहरण देते हैं। तो कलेक्टर को सपने को पालते पालते मैं तो नहीं बन पाई, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि जो चीज़ मुझे नहीं मिला मैं अपनी बच्ची को या अपने बच्चे को ज़रूर दूँगी। मतलब कलेक्टर बनने का सपना कलेक्टर बनने का सपना ख्वाब मेरा बहुत पहले से था, जब मैं छोटी थी तभी से। लेकिन वो मुझे तो नहीं, चूँकि मुझे उस तरह से सुविधा नहीं मिल पाई, उस तरह का माहौल पढ़ाई का नहीं मिल पाया। जितना भी मिला मैंने उसका अपने मेहनत पर आज यहाँ तक पहुँची हूँ और अपने बच्चों को आगे ले जाने का मैंने पूरा प्रयास किया, पूरा सहयोग दिया। मतलब कब आपको ऐसा लगा कि उनके अंदर ये हुनर है और वो उसी फील्ड में देना? हुनर है मुझे तो हाई स्कूल जब वो टॉप किया तब से लगा। उसके पहले लगता था, लेकिन उसके पहले बच्ची छोटी थी, क्या उसको पहले कोई बच्चा कक्षा 5 में है फिर वो टॉप करती थी, मतलब वो प्राइमरी एजुकेशन से ही टॉप करती थी, ऐसा नहीं था चाहे वो कक्षा। बचपन से ही वो प्रतिभाशाली थी। हाँ। मतलब अपने नाम को वो चरितार्थ कर रही थी। उसका नाम भी उसी उसके गुणों के अनुरूप मैंने उसका नाम प्रतिभा रखा था। उसकी एक्टिविटीज़ पूरी देखते हुए मैंने उसका प्रतिभा नाम रखा। उसको पहले छोटी थी तो सब लोग प्यार से उसका स्वीटी नाम है। अच्छा, स्वीटी। हाँ, स्वीटी सब उसको कहते हैं, मतलब इतनी प्यारी है वो कि सारे लोग इसीलिए उसको स्वीटी कहते थे। फिर उसकी जब जैसे जैसे बड़ी होती गई तो उसका नाम उसके गुणों के अनुरूप मैंने प्रतिभा रखा था कि वो थी ही, उस प्रतिभा संपन्न थी, पैदाइशी। हाँ, तो माँओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? माँओं के लिए बस यही संदेश दूंगी कि जब तक आपको बच्चों को पढ़ाना है आप उनसे हमेशा दोस्ताना व्यवहार रखिए और कभी उनसे ये अपेक्षा न रखिए कि वो हमारे काम में सहयोग करें। अगर वो खुद करना चाहता है तो ठीक है, दबाव मत बनाइए और पढ़ाई का भी प्रेशर ना बनाइए। पहले ये देखिए कि हमारा बच्चा किस लाइन में जाना चाहता है, ये किस लाइन में जाने लायक है, ठीक है, ये कितना इसका उसको मोटिवेट करते रहिए। अब जैसे कभी कभार होता है बच्चा मैथ नहीं पढ़ना चाहता, हम करें तो मैथ पढ़ो, वो बायो पढ़ना चाहता है तो उसका ये चीज़ को आप देखिए, मतलब जो उसका पढ़ने का मन है, जिसमें रुचि है उस पर तवज्जो दिया जाए। रुचि के अनुसार। आज मैं एक शिक्षक हूँ, हमको शिक्षा कैसे बच्चों की रुचि के अनुसार हमें शिक्षा देना है, न कि हमारी रुचि के अनुसार वो चलेगा। हम अपने स्कूल में भी वो बच्चा हमारा क्या चाहता है हम लोग उसी तरह, अगर हमारा क्लास का बच्चा खेलना चाह रहा है तो हम पढ़ाई कराते लेकिन उसको खेलते हुए ऐसा उनको मोड़ देते कि उनको लगता नहीं कि हमारी पढ़ाई भी हो रही और उनका खेल भी हो रहा। फिर हम वहाँ बुक रख देते हैं, वहाँ पर बुक रख के फिर हम उनको खेल खेल में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो आज बच्चे की रुचि पर शिक्षा होनी चाहिए। उसी तरह से मैं हर माँ को कहूँगी कि कभी भी दबाव न बनाइए और
किसी बच्चे का किसी से कंपैरिजन मत करिए, तुलना नहीं करना है। तुलना मत करिए। तुलना करोगे तो उसके अंदर हीन भावना पैदा होगी। तुलना करना सबसे खतरनाक होता है। किसी बच्चे को किसी बड़े का उदाहरण आदर्श बना के दीजिए, कहानियाँ सुनाइए, लेकिन तुलना मत करिए। फलाने की लड़का यश बा, यश सैन, तू काहे यश ना है, ऐसा कभी ना करिए। मैंने अपने बच्चों को कभी तुलना नहीं दिया। हाँ, शहर में मैं रहती थी, लेकिन दोस्ताना उनका लंबा नहीं होने दिया। फ्रेंडशिप उनकी यहाँ मैंने बोल दिया, फ्रेंडशिप स्कूल तक रहे, घर तक नहीं। ये सारी चीज़ें हमें देखना है। हमारा बच्चा बड़ा हो रहा, धीरे धीरे वो पहले वो बाल्यावस्था में, फिर वो शैशवावस्था बाल्या में गया, बाल्या से किशोरा में गया। हमको संभालना कब होता है? 16 से 18 साल के बीच में। अगर 16 से 18 साल के बीच में हमारा बच्चा संभल गया, फिर मैं ज़िंदगी भर फ्री रहूँ, वो मैच्योर हो जाता है। यही 2 साल उनका भटकने का होता है। अगर हम वही 2 साल उनको छोड़ दें लावारिस, तब वो बिगड़ जाएंगे। और वही 2 साल अगर हम उनको संभाल लिए, तो वही बच्चा फिर आपको आगे आपको संभालने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आगे निकलता चला जाएगा। जब उसके अंदर खुद लगन पैदा हो जाएगी कि हमें क्या करना है, क्या बनना है, तो अपना पढ़ने का तरीका, अपना टाइम टेबल, अपना मैनेजमेंट वो खुद सेट करके फिर अपनी पढ़ाई उस तरह से करेगा। और हमारी प्रतिभा ने यही किया, जिसका नतीजा उनके सामने है और आप लोगों के सामने है। वो इसी तरह से पढ़ाई करती है। बहुत बहुत 16 धन्यवाद। घंटा 18 घंटा पढ़ाई करना मुझे डेली का शेड्यूल पढ़ने का? हाँ, डेली का शेड्यूल उनका कम से कम 16 घंटा 18 घंटा था, इससे कम नहीं था। 16 घंटे से कम ना पढ़त रही, ये जान रहे। हाँ, 16 घंटे से वो कम नहीं पढ़ती थी, दिन रात मिलाए के। इतना मैं देखती थी। अच्छा। उनको आप दिखाऊं, जिस कमरे में रहती हैं, ऐसे नोटिस बोर्ड लगा दी थी कि कृपया यहाँ आवाज़ न करें और बाहर हैं। हाँ, सब नोटिस बोर्ड। उनके कमरे की तरफ परिवार वाले जाएं तो आवाज़ ना करें, बोले ना, नोटिस बोर्ड लगा हुआ था। तो वही कह रहे हैं कि उनका अपना अलग तरीका था। और जब तक वो हाई स्कूल इंटर में थी, बुक का हर पन्ना, एक पन्ना है, हर एक लाइन पढ़ती थी। ये नहीं कि नोट्स बना के क्वेश्चन सेट कर लें, गेस करके इतना पढ़ लें, ये ऐसा नहीं। उनका पढ़ने का तरीका अलग था। हर बुक की एक एक लाइन पढ़ती थी और अपना नोट्स तैयार करती थी। तो ये हैं प्रतिभा की माता जी, जिन्होंने प्रतिभा की इस सफलता की पूरी कहानी बताई। किस तरीके से उन्होंने जो है कठिन परिश्रम किया। लगभग 16 से 17 घंटे वो पढ़ाई करती थी। परिवार वाले भी उनका पूरा साथ देते थे जब वो पढ़ाई करती थी। किसी भी प्रकार का कोई भी अवरोध नहीं उत्पन्न होता था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि हमने आपको अपने वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि प्रतिभा इस समय अपने घर पर नहीं हैं और वो दिल्ली में हैं। वहाँ से उन्होंने अपना एक ऑडियो संदेश भेजा है, जिसे हम आपको सुनवाना चाहते हैं। Hello everyone, my name is Pratibha Verma and I have secured All India Rank 3rd in Civil Services Examination 2019. This was my first attempt for the examination. Last year I cleared CSE 2018 and I got 489th rank last year. Other than that, I was born in Sultanpur, Uttar Pradesh. After that, I graduated from IIT Delhi. I completed my BTech in Engineering Physics and worked in Vodafone for 2 years. After that, I completely devoted my time towards civil services. मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी 2016 में शुरू की थी। उस टाइम पे मैंने वोडाफोन से रिज़ाइन करके मैं सीधे दिल्ली आई और यहाँ पे मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स ऑलरेडी तैयारी थे, तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिला। मुझे स्टार्टिंग में उनसे नॉलेज मिली कि किस तरीके से अप्रोच करना है, जनरल स्टडीज करना है, ये कम्प्लीटली मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया। बाकी ऑप्शनल मैंने सेलेक्ट किया था इस बेसिस पे कि फिजिक्स मेरा ग्रेजुएशन के टाइम पे भी मेरा सब्जेक्ट था। सिंस मैंने बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स से किया था, तो मुझे काफ़ी नॉलेज थी फिजिक्स की। और फिर मुझे पता चला कि राजेंद्र नगर में वहाँ पर एक वाजपेयी सर की कोचिंग है डायस, जहाँ पे फिजिक्स काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं और वहाँ से हमारे सीनियर्स काफ़ी अच्छी रैंक लेकर निकले थे। सुराना सर की 10th रैंक आई थी। ये जानने के बाद मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि फिजिक्स पे मैं कर सकती हूँ। तो मेरा मेन फोकस था कि मुझे ऑप्शनल पे काफ़ी कमांड करना है। मेरे प्रिपरेशन का सबसे पहला
सबसे पहला मोटिव यही था कि फिजिक्स को कम्प्लीटली कमांड करना है। तो उसके लिए मैंने सर से गाइडेंस ली, वाजपेयी सर से गाइडेंस ली और अपने दोस्तों से गाइडेंस ली थी। बाकी जनरल स्टडीज के लिए मैंने काफ़ी सारा मटेरियल खुद से प्रिपेयर किया था। पहली बार मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर कर पाई थी। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैंने बहुत अच्छे से प्रीलिम्स पे फोकस किया। उसके लिए मैंने सारी स्टैटिक बुक्स कवर की, सारा करंट अफेयर्स जितना भी 2 साल का था पिछला, वो मैंने बहुत अच्छे से कवर किया, क्योंकि आजकल सिविल सर्विसेज में करंट अफेयर्स बस 1 साल तक लिमिटेड नहीं होते, तो उतनी नॉलेज जरूरी होती है। ये प्रीलिम्स की तैयारी मुझे मेंस की तैयारी में बहुत काम आई थी, क्योंकि इतना करंट अफेयर्स का नॉलेज के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आप मेंस के जीएस के आंसर कर सकते हैं। मेरे सेकेंड में मैंने जीएस पे और एसए पे बहुत कम फोकस दिया था, मोस्टली मैं ऑप्शनल पे फोकस दे रही थी, इसलिए मेरे कम मार्क्स आए थे। तो थर्ड अटेम्प्ट के लिए मैंने जीएस और एसए को भी इक्वल प्रायोरिटी दी। जीएस के लिए मैंने प्रीलिम्स से मेंस तक के बीच के जो 4 महीने होते हैं उसमें मैंने बहुत एक्सटेंसिवली नोट्स प्रिपेयर्ड किए हर टॉपिक पर, और उस नोट्स पे मैंने रिवाइज किया और उसी नोट्स को पढ़ के एग्जाम दिए थे। मेरे कम्प्लीटली सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स थे। और एसए के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और कंटिन्यूअसली मैं हर 2 वीक में 2 एसए लिखती थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं डिसेंट एसए में कर लूँगी। तो वो प्रिपरेशन काफ़ी काम आई। और ऑप्शनल का तो हमेशा से मेरा एक ही था, अपने नोट्स पढ़ने हैं और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं फिजिक्स ये करके, और बहुत सारी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है फिजिक्स की। उसकी वजह से मेरा फिजिक्स अच्छे से प्रिपेयर हो गया था। फिर बात आती है पर्सनालिटी टेस्ट की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का। मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में पर्सनालिटी टेस्ट में 173 स्कोर किया था। तो इससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि मुझे मेरी बेसिक नॉलेज डिसेंट है और मेरे एटीट्यूड आई थिंक दे आर satisfactory. Because of that I got 173 marks. Now I had to improve upon the knowledge, had to improve upon the depth of topics. इन जो टॉपिक्स में डेप्थ होती है करंट अफेयर्स की, उसको इम्प्रूव करना था। तो उसके लिए मैंने इंटरव्यू के लिए भी जो मैंने मेंस के लिए पढ़ाई की थी वो सब चीज़ें एक बार मैंने रिवाइज की थी। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार पॉलिटी के क्वेश्चंस भी इंटरव्यू में पूछते हैं, तो इसके लिए आप लक्ष्मीकांत का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो एक बार मैंने वो भी देख लिया था। ये सब देखने की वजह से आई थिंक मैं पर्सनालिटी टेस्ट के लिए और कॉन्फिडेंट थी। हालांकि अभी मार्क्स नहीं आए तो मैं कमेंट नहीं कर सकती कि मैंने कितना अच्छा इम्प्रूव किया है। वो मार्क्स आने के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली मेरी स्ट्रैटेजी कितनी काम आई है। पर आई थिंक कुछ एरियाज में मेरी स्ट्रैटेजी ने काफ़ी हेल्प किया है। तो पूरा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू टेस्ट हर किसी को एक कंटिन्यूटी में प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि जो भी आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं वो आपको इंटरव्यू टेस्ट में भी काम आ सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे तो मुझे लगता है कि आपको हर स्टेज पे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हर स्टेज की आपकी मेहनत दूसरे स्टेज पे डेफिनेटली काम आएगी। तो ये चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखकर पढ़ाई करनी है।